Good morning, 10th class. In the chapter of Age of Industrialization, our next new topic is where did workers come from. हमने इससे पहले जो प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस किया था फैक्ट्रीज कम अप, टॉपिक रिलेटेड था इंडिया से और न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है उनकी एंट्री हो रही है. हमारे जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं उन्होंने चाइना, मिडल ईस्ट, बर्मा और के साथ में डायरेक्ट जो है ट्रेड और एज वेल एज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंट और प्लस रॉ मटेरियल जो है कॉटन से रिलेटेड इस बिज़नेस में काफ़ी प्रॉफिट जो है अर्न किया और उन्होंने इसका जो है इस प्रॉफिट का जो बेस्ट यूज़ किया यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट किया. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है काफ़ी स्लो है. वैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं है जैसा जो हमें इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी और ये क्रेडिट ब्रिटिशर्स को नहीं जाके हमारे इंडियन जो मर्चेंट्स थे उनको जाता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ में वर्कर्स की डिमांड्स भी जो है इंक्रीज़ हुई. अब जो है हमें फैक्ट्रीज़ के लिए मोर एक्सपीरियंस और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे. यही रीज़न है कि 1901 में जहाँ पर 5,84,000 के करीब जो इंडियन वर्कर्स जो वर्क कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में, ये 1946 तक इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके करीब तक ये 24,36,000 के करीब हो गए. अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वर्कर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई उससे पहले जो है हमारे यहाँ इस तरह का जो है इन्वायरमेंट नहीं था. हमारे यहाँ जो है इससे पहले जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स नहीं चाहिए थे. हमारे यहाँ मोस्टली जो वर्कर्स थे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में और फार्मर के तौर पे वो वर्क कर रहे थे. और अब अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी जो स्टार्टिंग है वो गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल इन पोर्ट जो सिटीज़ है या फिर ये जो कॉलोनियल जो सिटीज़ है वहाँ पर हो रही है. और ज़्यादातर स्टार्टिंग में ये जो सिटीज़ हैं बॉम्बे जो है, अहमदाबाद, कोलकाता, मद्रास, यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं से आ रहे थे, क्योंकि शुरू में प्रोडक्शन भी काफ़ी स्लो था, वर्कर्स की भी इतनी डिमांड नहीं थी. वर्कर्स जो थे वो भी इससे फैमिलियर नहीं थे, उनको भी इसके बारे में नहीं पता था. तो ज़्यादातर जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, विलेजेस है, वहाँ पर जो पीजेंट्स और आर्टिशंस फ्री होते थे, जिनके पास में अपना खुद की जो लैंड नहीं है या फिर स्मॉल फील्ड्स जो है या फिर वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो फ्री होते थे, तो ऐसे वर्कर्स जो है वो अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वर्क के लिए आ जाते थे. बॉम्बे में अगर हम लोग देखें तो बॉम्बे की जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है 1911 में 50% जो वर्कर्स है वो सिर्फ लोकल वर्कर्स है. ये बॉम्बे के पास में रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है 50% जो वर्कर्स है वो रत्नागिरी अकेले डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं महाराष्ट्र में. सेम कानपुर जो है नॉर्दर्न पार्ट में अगर बात करें तो कानपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल जो है सिटी के तौर पे, टाउन के तौर पे वो इमर्ज हो रहा था. तो मोस्टली जो वर्कर्स थे 70-80% वर्कर्स वो कानपुर से ही थे. और ज़्यादातर ये वर्कर्स जो है वो इनका जो है सिटी और विलेज में अप डाउन चलता रहता था. ये लोग वर्कर्स आते थे और जब भी इनका जो मॉनसून सीज़न आता था, एग्रीकल्चर जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर का टाइम आता तो ये वापस अपने विलेज की तरफ मूव कर जाते थे. विलेज जाते, वहाँ पर एग्रीकल्चर करते, हार्वेस्टिंग करते और जब हार्वेस्टिंग करके वो फ्री हो जाते तो वापस से अपने जो फ्री टाइम में जो वो वापस से सिटीज़ की तरफ मूव करते. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक परमानेंट इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं है. धीरे धीरे इन एरियाज़ में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ. प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के साथ में इंडिया के अदर जो पार्ट्स हैं वहाँ पर भी ये न्यूज़ जाने लगी कि वर्कर्स की डिमांड है.
और यही रीज़न है कि अब जो है अदर स्टेट्स से भी जो वर्कर्स हैं वो इन जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ट्रैवल करने लगे। अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस की बात की जा रही है, जो एट प्रेजेंट यूपी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो बॉम्बे और कोलकाता, तो बॉम्बे की जो टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज़ जो है कोलकाता, यहाँ पर जो लार्ज क्वांटिटी में जो यूनाइटेड प्रोविंस और नॉर्दर्न पार्ट से जो लोग हैं वो अब यहाँ पर मूव होने लगे थे, वो जॉब के लिए वहाँ जाने लगे। लेकिन जॉब जो है वो मिलना इतना इजी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर ये वर्कर्स रूरल एरिया से बिलोंग करते थे। इनका इन एरियाज़ में फ़र्स्ट टाइम आना हुआ। पूरा ये जो एरिया है वो इनके लिए अनफेमिलियर है, वहाँ पर उनके कोई रिलेटिव्स नहीं है और उनको नहीं पता है कि वो कहाँ पर जाएं, किससे कांटेक्ट करें। इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ जो होती थी, और जो ऑनर्स भी होते थे वो भी डायरेक्ट इनसे डील नहीं करते थे। तो जो जॉब जो है सीकर जो है, जॉब सीकर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था जॉब जो है वो फाइंड आउट करना, इतना इजी नहीं था वहाँ पर। और कई मील में इनके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड थे, ये डायरेक्ट वहाँ जा नहीं सकते थे। कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उसके लिए वो बाकायदा जो अपने यहाँ एक जो है एम्प्लॉई जो है रिक्रूट किए करते थे, जिसको जॉबर कहते हैं। ये जॉबर का वर्क होता था जॉब प्रोवाइड कराना, और इसको फैक्ट्री ऑनर्स अपॉइंट करते थे। फैक्ट्री में ही जो एक्सपीरियंस्ड, ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर होता था उसको एज ए जॉबर के तौर पे, इस जॉबर के अपने अच्छे रिलेशंस होते थे, और इन्हीं रिलेशंस के जो है बेस पे ये विलेजेस से जो वर्कर्स हैं उनको ये लेके आते थे, उनको ये इंश्योर करते थे मैं आपको जॉब दूंगा, इसके अलावा वहाँ आपको सेटल्ड होना है, आपको हाउस वगैरह चाहिए, दूसरी तरह की जो है फैसिलिटी वो है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, शॉर्ट जो है क्रेडिट चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट ये है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वर्कर्स का यहाँ आना हुआ, वर्कर्स हमेशा जॉब से ज़्यादा ही रहे हैं। जितना जॉब जनरेट हो रहा था उससे ज़्यादा ही वर्कर्स जो है जो फ्री थे उनकी क्वांटिटी थी। यही रीज़न है कि जॉब सीकर्स बढ़ते चले गए, और जॉबर्स जो है इनकी भी जो रेपो है वो भी इंक्रीज़ होती गई, इनका भी जो सोशल स्टेटस। अब जो अगर हम लोग देखें तो इनकी ऑथोरिटी और पावर काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी थी। अब वो ये वर्क फ्री में नहीं कर रहे थे। पहले इस वर्क के लिए उनको फैक्ट्री ऑनर से पेमेंट मिलती थी। अब अगर आपको जॉब चाहिए तो ये जॉबर से इनको आपको जो है जो इम्प्रेस करना होगा, उनको गिफ्ट देना होगा, हो सकता है आप उनको मनी वगैरह ऑफ़र करें, तभी जो है जो जॉबर्स जो है वो आपकी जो है हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो जॉबर्स है उनकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ गई है, और अब जो है वो वर्कर्स है उनकी जो लाइव्स है उनके ऊपर इनका जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा वो चाहे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर देखें तो फैक्ट्री जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे वर्कर्स भी बढ़े, लेकिन हमेशा से जो जितना रिक्वायरमेंट थी और उससे ज़्यादा ही जो है जॉब सीकर्स रहे हैं। हमेशा जितनी ज़रूरत थी लोगों की उससे ज़्यादा ही लोग काम मांगने वाले रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमेशा रही। इसलिए जैसे जैसे ये प्रॉब्लम रही वैसे वैसे जॉबर्स जो थे और मूव करके सिटीज़ एरिया में आने वाले जो लोग हैं उनका जो पॉपुलेशन जो है वो हमेशा ज़्यादा ही रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द पेक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहाँ पर जो पेक्यूलरिटी है इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, अनोखापन, अनूठापन। यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या अनूठापन यानी क्या अनोखे पहल हुए। हम लोग देख रहे हैं यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, ये हमने इससे पहले वाला जो प्रीवियस क्लास उसमें भी डिस्कस किया था। ये यूरोपियन मैनेजिंग जो एजेंसीज़ है इसमें जो बड़ी बिग कंपनीज़ है वो उनका एक ग्रुप है। ये यहाँ पर अपना एक ग्रुप यानी एक चैम्बर अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करती थी, इनका ये ऑर्गेनाइजेशन है।
लेकिन जब ये इंडिया में ट्रेड करती थी तो इनका जो इंटरेस्ट था वो कुछ पर्टिकुलर जो गुड्स है उनके प्रोडक्शन और उनके ट्रेड से ही था। ये हर तरह के जो प्रोडक्ट है उनमें इनका इंटरेस्ट नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर ये जो यूरोपियन एजेंसीज है, ये कंपनीज़ है, इनका जो फोकस था वो टी और कॉफ़ी प्लांटेशन पे था। इसके लिए वो गवर्नमेंट से चीप रेट पे वो जो लैंड है वो एक्वायर कर रही थी और टी और कॉफ़ी प्लांटेशन जो है डेवलप कर रही थी, ताकि टी और कॉफ़ी है इसका एक्सपोर्ट किया जा सके इंग्लैंड में। या फिर ये माइनिंग पे फोकस कर रहे थे, या फिर इंडिको और जूट जैसे जो इंडस्ट्रियल जो क्रॉप्स है उन पे। ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट नहीं था इंडिया का, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए किया जा रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो इंडिया से ये एक्सपोर्ट हो रही है वो इंग्लैंड में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगी और उसको प्रोसेस करके उसकी जो वैल्यूएशन करके उसको और जो हायर प्राइस पे बेचा जा सकता था। अगर हम लोग देखें तो लेट 19th सेंचुरी में जो हमारे बिजनेसमैन हैं उन्होंने जो इंडस्ट्रीज सेटअप की वो उस समय इतने कैपेबल नहीं थे कि वो मैनचेस्टर से ब्रिटिशर्स से कंपटीशन कर सके। यही रीज़न था कि उन्होंने मैनचेस्टर जो है उसके जो प्रोडक्ट है उनसे कंपटीशन को अवॉइड करने की कोशिश की। इन्होंने देखा कि ब्रिटिश जो है, अगर ब्रिटेन से देखें तो ब्रिटेन से ज़्यादातर जो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है लाइक जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट वो वहाँ से ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। यहाँ पर अगर यार्न की बात करें, थ्रेड की बात करें तो थ्रेड जो है हम लोग जो है वहाँ से इंपोर्ट काफ़ी कम होता था। यही रीज़न है कि इन्होंने स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया तो इन्होंने कोर्स जो है कॉटन यार्न थ्रेड यानी मोटे किस्म का जो लो क्वालिटी का जो थ्रेड है धागा बनाना कोशिश की। और क्योंकि इसमें कंपटीशन था नहीं, इंग्लैंड से जो थ्रेड आता था वो फाइन क्वालिटी का होता था, कॉस्टली होता था, और ये जो कोर्स जो कॉटन थ्रेड है इसका इंडियन जो वीवर्स है वो इसका यूज़ करते थे। ये इंडियन वीवर्स उसको स्पिनिंग में यूज़ करते थे, उससे जो है खादी और हल्के कलर जो क्वालिटी के जो कपड़े वगैरह हैं उसमें इसका यूज़ होता था। तो इस तरह से इसका एक डोमेस्टिक मार्केट भी इनको मिल गया और प्लस ये जो है चाइना में भी जो है एक्सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने एक अच्छा तरीका अपनाया यार्न और थ्रेड जिसमें कोई कंपटीशन नहीं था, ताकि वो अपने इसमें पैर जमा सकें। फर्स्ट डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी देखें तो काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। 20th सेंचुरी में हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का अराइवल हो रहा है और साथ साथ में इसी टाइम पीरियड में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है सबसे बड़े पॉलिटिकल जो पार्टी के तौर पे आ रही है। और इसने अगर देखें तो नेशनल वाइड जो है अपना जो पॉपुलैरिटी भी काफ़ी गेन की थी। और अब जो है कांग्रेस ने इस समय तक अपने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिए थे। इन स्वदेशी मूवमेंट में अगर हम देखें तो स्वदेशी अपनाओ, यानी जो हमारे प्रोडक्ट है इंडिया के उसको अपनाओ और जो विदेशी जो है उनको बॉयकॉट करो। तो हमारे जो इंडस्ट्रीज जो ग्रुप्स थे उनको इससे काफ़ी होप था। उनको लग रहा था कि अगर हम लोग इनको सपोर्ट करें कांग्रेस को, क्योंकि इसमें हमारे कलेक्टिव इंटरेस्ट है, इससे ये होगा कि जो फॉरेन गुड्स है वो अगर बॉयकॉट होगा, फॉरेन गुड्स का इंडिया में अगर आना कम होगा तो एक हमें इंडिया का एक अच्छा डोमेस्टिक मार्केट मिल सकता है। यही रीज़न था और ये भी उनको होप थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस और इस तरह के स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू गवर्नमेंट पे फोर्स कर सकते हैं, प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस लें। फॉर एग्जाम्पल टैरिफ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो भी इंग्लैंड से जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए ताकि वो चीज़ें कॉस्टली हो जाए और इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़े, या फिर उनको कंसेक्शन दिए जाए, कंसेक्शंस, ताकि वो इस कंपटीशन को बीट कर सकें। 1906 के बाद में स्वदेशी मूवमेंट का तो हमें बेनिफिट हुआ, लेकिन एक तरफ हमें लॉस भी हुआ। 1906 के बाद में हमारा जो चाइना के साथ में जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि अब जो चाइना में जो है थ्रेड जो है
उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था, प्लस वहाँ पर अब जापान से जो है जो गुड क्वालिटी का जो थ्रेड है वो भी जो आना शुरू हो गया था। ये रीज़न है कि अब हमारे लिए जो चाइना का जो मार्केट है वो कोलैप्स हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। यही रीज़न है कि अब जो है हमारे पास में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ा। अब उनको थ्रेड का जो प्रोडक्शन छोड़कर उन्होंने अब किस में आ गए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, यानी कपड़ा बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। और यही रीज़न है कि अगर हम लोग देखें 1900 से 1912 तक, यानी इन 12 ईयर्स में कॉटन जो प्रोडक्ट है उनका जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 50% इंक्रीज़ हुआ है इन 12 ईयर्स में। तो ये ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है। दैन अगर हम लोग 12 के बाद बात करें तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो रही है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो स्टार्टिंग है वो हमारे बिजनेसमैन के लिए एक जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि इस समय अगर हम लोग देखें तो ये यूरोप में था और इंग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंगेज था। अब जो है वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ थी इंग्लैंड की वो वॉर गुड्स पे फोकस करने लग गए, वॉर गुड्स बना रहे। इस कारण से इंग्लैंड से जो कंज्यूमर जो गुड्स थे उनका अब जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया में होना बंद हो गया। इसका बेनिफिट मिला हमारे इंडस्ट्रीज़ को, उनको बहुत ही कम समय में एक अच्छा डोमेस्टिक मार्केट मिल गया इंडिया का। प्लस जब ये वॉर लंबा चला, जब 14, 15, 16 ये और लंबा चला, तो यहाँ से इंडिया से जो वॉर से रिलेटेड या फिर कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो इंग्लैंड को और यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इंडिया जो है अगर हम लोग देखें तो उसके बाद में अब हमारे यहाँ पर मैनचेस्टर से जो टेक्सटाइल वो आने बंद हो गई। हम लोग हमारे जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन उसको हम ईज़िली इंक्रीज़ कर सकते थे। बैंकर्स और फाइनेंशियल जो सिचुएशन से रिलेटेड लोग थे उनको भी बेनिफिट हुआ। वॉर से रिलेटेड अब हम लोग जूट के जो बैग है, आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट और लेदर के जो बूट्स है, हॉर्सेस जो है उनके जो सैडल्स जो है उनके पैरों में जो लगता है, और इस तरह के जो आइटम्स है उन पे हम लोग फोकस करने लगे। और इस टाइम पीरियड में हमारी जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो अपने पीक पे थी। यही रीज़न था कि डिमांड्स इतनी ज़्यादा थी कि जो उस समय के इस्टेब्लिश जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इसको फुलफ़िल नहीं कर सकती थी। इस कारण से बड़े पैमाने पे जो नई इंडस्ट्रीज़, नई फैक्ट्रीज सेटअप होने लगे। जो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, कानपुर, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, इसके अलावा भी जो नए इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ है वो डेवलप होने लगे। और इसके साथ ही जो है अब वर्कर्स की डिमांड्स बढ़ गई थी। अब जो है फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे और वर्कर्स जो है उनकी भी कंडीशन अब चेंज हो चुकी थी। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवर्स तक वर्क करना पड़ रहा था। 8 आवर्स तो है ही, उससे ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा था। उनकी जो शिफ्ट थी वो काफ़ी लॉन्ग थी, कई बार 10 और 12 आवर्स तक कंटिन्यू वर्क करना है। तो इस समय में अगर देखें तो ये जो वॉर ईयर्स थे, ये 4 ईयर 14 to 18 ईयर्स में हमारी जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन वो बूम पे था। और इस समय में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने काफ़ी जो प्रॉफिट भी गेन किया। और अब वो इस कंडीशन में आ चुके थे आफ्टर वॉर कि हम लोग जो मैनचेस्टर को जो है कंपटीशन दे सकते थे। यही रीज़न है कि जब वॉर एंड हुआ, वॉर एंड होने के बाद में मैनचेस्टर को वापस अपने पैरों पे खड़े होने में काफ़ी टाइम लग गया। और इस दौरान हम लोग जो थे, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोडक्शन और फैक्ट्रीज थी वो काफ़ी कैपेबल हो चुकी थी। यही रीज़न है कि उसके बाद में हमारे यहाँ पर मैनचेस्टर कभी नहीं आ पाया। मैनचेस्टर को इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई। मैनचेस्टर को इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपटीशन मिलने लग गया था। और यही रीज़न है कि अब जो है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने हमारा जो इंडियन जो मार्केट है वो पूरी तरह से उनके कैप्चर कर लिया था। अब होम मार्केट हमारे जो मैन्युफैक्चरर और बिजनेसमैन हैं उनके कंट्रोल में था। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।